उसके मुताबिक है, ये रिक्वायरमेंट से आपको पता लगेगा। पार्ट ए, prepare statement of equivalent units and cost per equivalent unit. Part B, prepare profit statement on the basis of marginal costing, absorption costing. Round off figures to the nearest rupee. कह रही अपनी वर्किंग में फिगर्स को नियरेस्ट रूपी में राउंड ऑफ कर दीजिए। अच्छा, ये पे एक नया सवाल है इन अ वे। पार्ट ए तो आपको प्योरली लगा शायद प्रोसेस कॉस्टिंग के इक्विवेलेंट यूनिट्स और कॉस्ट पर यूनिट पे आ गया, लेकिन पार्ट बी तो पीएनएल मांग लिया गया हमसे, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। तो डेफिनेटली इसके लिए हमें मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, पीएनएल का नॉलेज भी जरूरी है, लेकिन इंडीड उस नॉलेज के साथ साथ पार्ट बी में भी प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड कुछ वर्किंग हमारी होने वाली है। तो सवाल पढ़ते हैं। अच्छा, ये सवाल बाय द वे, इस तरह का सवाल मुझे लगता है, ये सवाल है जैसे हम जो देख रहे हैं ये ऑटम 19 का है, अगर गलती नहीं मैं कर रहा तो शायद स्प्रिंग 20 में भी कुछ इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें पीएनएल भी बनाने को कहा गया है। स्प्रिंग 20 हमारे इस नोट्स में शामिल नहीं है, लेकिन मैं अगर उसकी रिक्वायरमेंट भी मेरे पास पास पेपर पढ़ा है, मैं उससे पढ़ के आपसे शेयर करूं। जी, स्प्रिंग 20 का क्वेश्चन नंबर 5 है, यू कैन टेक इट एज योर होम असाइनमेंट। स्प्रिंग 20 का क्वेश्चन नंबर 5 आप अपनी होम असाइनमेंट आज के लिए उसको रख लीजिएगा। उसकी रिक्वायरमेंट थी प्रिपेयर प्रोडक्ट वाइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। वहां पे भी दो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2। प्रोसेस कॉस्टिंग के थ्रू आपने चीजों को मैनेज करना, फिर इनकम स्टेटमेंट अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट उसकी सिर्फ इनकम स्टेटमेंट है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको प्रोसेस कॉस्टिंग की जरूरत पड़ती है। कैसे, वो यहाँ पे आप देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी उसने अल्टीमेटली मांगा हमें मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पीएनएल ही हुआ है, लेकिन इसके लिए हमें प्रोसेस कॉस्टिंग की जरूरत पड़ने वाली है। वो कैसे, उसके लिए हम सवाल पढ़ते हैं और फिर हम इसको अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, स्टार्टिंग क्वेश्चन 3, एफएल मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट सिग्मा। Following information is available. During the year ended 31st December 2018, FL sold 5,500 units at 25,000 rupees per unit. Details of opening and closing work in process and finished goods are as follows. Work in process की डिटेल्स हैं, ओपनिंग क्लोजिंग यूनिट्स कितने हैं और उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन मटेरियल वाइज कन्वर्जन वाइज क्या है, ये वर्क इन प्रोसेस की डिटेल होगी। और फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग कितना है। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनाते हुए प्रोसेस कॉस्टिंग में फिनिश गुड्स की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आप पीएनएल बनाएंगे तो पीएनएल में आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए होता है, तो वहां पे आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाने के लिए फिनिश गुड्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे गिवन है इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं जी। द वर्क इन प्रोसेस अकाउंट हैड बीन डेबिटेड ड्यूरिंग द ईयर विद द फॉलोइंग कॉस्ट। तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को जो डेबिट गए, डायरेक्ट मटेरियल रुपीज इन 1000 में है, कन्वर्जन कॉस्ट जिसमें से फिक्स्ड ओवरहेड्स इतने हैं। अब यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड की डिस्टिंक्शन क्यों जरूरी आई कि अब जरा तवज्जो कीजिएगा, जब से हम प्रोसेस कॉस्टिंग कर रहे थे हमने कभी जिक्र भी नहीं किया मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, बट नाउ थिंक ऑफ कि हम प्रोसेस कॉस्टिंग में जो प्रोडक्ट कॉस्ट निकालते थे वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत निकालते थे या मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत। द आंसर इज वी वर यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग देयर। जो हम कॉस्ट पर यूनिट बनाते थे वहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग में, वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत होती थी, उसमें टोटल ओवरहेड्स हमने एब्जॉर्ब किए होते थे। लेकिन अब चूंकि हमने पीएनएल मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत भी बनाना है, तो इसका मतलब हम प्रोडक्ट कॉस्ट टोटल कॉस्ट पे भी कैलकुलेट करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के लिए, और टोटल कॉस्ट ऑफ द यूनिट हम मार्जिनल कॉस्ट पे भी कैलकुलेट करेंगे जिसमें फिक्स्ड ओवरहेड शामिल नहीं होंगे, तो इसलिए इसकी डिस्टिंक्शन हमें चाहिए थी। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो कि कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट में शामिल होती है, 500 पर यूनिट है, और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 7.5 मिलियन है। इफेक्टिव 1 जनवरी, याद रखिएगा हम पीएनएल 31 दिसंबर का बना रहे हैं, उसने कहा जी 1 जनवरी 2018 डायरेक्ट मटेरियल प्राइस और कन्वर्जन कॉस्ट वर इंक्रीज बाय 5 and 10 रिस्पेक्टिवली।
2018 जिस पीरियड का हम पीएनएल बना रहे हैं, उस साल में 2017 के मुकाबले में मटेरियल प्राइस में 5% इजाफा आया हुआ है और कन्वर्जन प्राइस में 10% इजाफा आया हुआ है। FL uses FIFO method for valuation of its inventory. अब चले इस इंफॉर्मेशन का क्या इस्तेमाल है ये मैं आगे चल के अभी आपको बताता हूँ, ये हमें क्यों बताया गया। फिलहाल हम पार्ट ए की तरफ चलते हैं, जिसमें उसने हमसे कहा गया है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स एंड कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। तो हमारे यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट दो हैं, एक मटेरियल एक कन्वर्जन। इसके हिसाब से हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट विद स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 14, नाम है जिसका दो कॉलम हमारे इक्विवेलेंट यूनिट्स के, एक कॉलम परसेंटेज का, एक कॉलम फुल यूनिट्स का। स्टैंडर्ड हमारा फॉर्मेट इक्विवेलेंट यूनिट्स, मटेरियल एंड कन्वर्जन। FIFO मेथड है तो परसेंटेज कंप्लीटेड इन करंट मंथ, और यहां पे हम फुल यूनिट्स लेते हैं और ये आउटपुट। अच्छा जी, FIFO मेथड यहां पे क्वेश्चन में लॉसेस का बिल्कुल जिक्र नहीं है, ठीक है जी। लॉसेस का क्वेश्चन में बिल्कुल कोई जिक्र नहीं है, नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस का कोई मेंशन ही नहीं है। तो इस केस में हमें जो चीज आउटपुट नजर आ रही है, हमारी एक आउटपुट फिनिश गुड्स है यहां से, और एक आउटपुट हमारी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हमें गिवन है फुल यूनिट्स 800, और फिनिश गुड्स का पैटर्न हमें पता है कि हम फिनिश गुड्स में दो हिस्से करते हैं, एक ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और एक करंट प्रोडक्शन, और इन सब का टोटल जो आता है ये हमारी टोटल फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड। अच्छा, ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस तो हमें पता है 400 है, लेकिन टोटल फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन कितनी है ये हमें नहीं पता। टोटल फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड कितने हैं ये हमें नहीं पता। तो जनाब कोई बच्चा बता सकता है ये कहां से फिगर हम ले सकते हैं? क्वेश्चन में बेसिक फिगर आ गई ना, टोटल प्रोड्यूस कितने हैं ये हमें नहीं पता। क्यों हम पहले क्या करते थे, टोटल प्रोड्यूस लिखते थे, फिर उसमें से ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस लेस करके करंट प्रोडक्शन आ जाती थी। टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस हमें रेडीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें तवज्जो कीजिएगा, हमें यूनिट्स सोल्ड अवेलेबल है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अवेलेबल है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अवेलेबल है। यहां से यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हम बना सकते हैं, और यहां से यूनिट्स प्रोड्यूस की इक्वेशन होती है सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, दिस गिव्स अस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो यूनिट्स प्रोड्यूस कितने आ रहे हैं जी 5800, और करंट प्रोडक्शन आ गई 5400। ये जी आपकी यहां से एक्सपेक्टेड आउटपुट से टोटल शुड मैच। इस केस में हमें इनपुट की फिगर अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे 6600, कोई लॉसेस नहीं है तो इसलिए कोई हमारी वरी नहीं है। यहाँ पे हम इसको 6600 पे टोटल को यहाँ पे क्लोज करते हैं। ये टोटल यूनिट्स आ गए। अब चलते हैं जी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की तरफ। कोई चीज समझ ना आए, आपको पता है मैसेज में आप मैसेज विंडो में को आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की तरफ। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस पे हमने कन्वर्जन सिर्फ ऐड किया इस महीने। कितनी कन्वर्जन ऐड किया जी? ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस में सिर्फ हमने 40% कन्वर्जन ऐड की है, और करंट प्रोडक्शन 100% हर लिहाज से पूरी है। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में हमने मटेरियल भी ऐड किया है, कन्वर्जन भी ऐड की है। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस में हमने मटेरियल 100% ऐड किया है, कन्वर्जन 40% ऐड की है।
100% मटीरियल और 40% कन्वर्जन। लीजिए इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाते हैं। 160, 5400, 5400, 800 एंड 320। ये हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए। 6200 मटेरियल के और कन्वर्जन के आपके आते हैं जी। यहाँ पे कितना है कन्वर्जन? 57, 58, 85, 880 जी। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि क्वांटिटी शेड्यूल बना के नहीं देखेंगे बैलेंस क्वांटिटी नॉर्मल लॉस या गेन है। बेटा बैलेंस क्वांटिटी नॉर्मल कोई एक हो सकती है ना। अब यहाँ पे आपको नॉर्मल लॉस का जिक्र ही नहीं है। जब नॉर्मल लॉस का जिक्र नहीं है तो नॉर्मल लॉस कहां से आए? पहली बात। दूसरी बात, क्या यहां पे इनपुट क्वांटिटी आपको अवेलेबल है? इनपुट क्वांटिटी आपको अवेलेबल है जिसमें से आप नॉर्मल लॉस लेस करके एक्सपेक्टेड आउटपुट निकाल सको? तो आंसर इज नो, आपको इनपुट क्वांटिटी भी अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब दो बैलेंसिंग फिगर्स नहीं हो सकती। क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर एक ही होगी। यहाँ पे लॉसेस का जिक्र नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर यकीनन आपकी इनपुट ही यहाँ पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी शेड्यूल बनाने का कोई यूजफुलनेस हमें नजर नहीं आ रही। बनाएंगे आप तो यही इसका निकलेगा जो मैंने ये चीजें निकाली हैं। इसके अलावा इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। नॉर्मल लॉस का जिक्र होगा तो अब नॉर्मल लॉस का क्वेश्चन राइज होगा। अच्छा जी, वी आर डन विद फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो पार्ट ए है उसका एक हिस्सा हमने किया है। इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल हमने बना लिया है। अब हमें कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट बनानी है। अब यहां पे आपकी थोड़ी तवज्जो चाहिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए हम इसी के नीचे मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट लाते हैं और वहां से फिर हम कॉस्ट पर यूनिट बना लेते हैं। लेकिन इस सवाल में हमें इसको थोड़ा सा डिफरेंटली देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो यहां पे कन्वर्जन कॉस्ट है। बेटा मुझे 1 मिनट अलाउ कीजिएगा। जी सॉरी जी, आई हैड टू टेक अ स्मॉल ब्रेक। जी जनाब, क्लोजिंग स्टॉक की कन्वर्जन 60%। बेटा क्लोजिंग स्टॉक की कन्वर्जन ये नजर आ रही है मुझे 40%।
एनीवेज जनाब, मैं जो बात कर रहा था कि नॉर्मली हम क्या करते थे कि आप यहाँ पे टोटल मटेरियल, टोटल कन्वर्जन कॉस्ट लाते थे, यहाँ से कन्वर्जन कॉस्ट को पर यूनिट में कन्वर्ट कर लेते थे। लेकिन हमारा सिनेरियो अब थोड़ी फर्क है। जब हम यहाँ से बनाते थे ना ये जो टोटल कॉस्ट पर यूनिट, तो ये टोटल कॉस्ट पर यूनिट आती थी अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवरहेड्स में फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों शामिल होते थे। लेकिन हमारे पीएनएल की रिक्वायरमेंट है कि हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग दोनों का पीएनएल बनाना है। इसका मतलब हमें कॉस्ट पर यूनिट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी चाहिए और कॉस्ट पर यूनिट मार्जिनल कॉस्टिंग भी चाहिए। इसके लिए फिर हमें वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट करनी पड़ेगी। हम फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करते हैं, वर्किंग वही है, लेकिन अब हम करेंगे क्या, हम मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट अलहदा कैलकुलेट करेंगे, हम वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट अलहदा कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट अलहदा करेंगे। तो जब हम इन दो का सम करेंगे तो ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगी, और जब इन तीन का सम करेंगे तो ये एब्जॉर्प्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक हो गया जी? तो अब हम इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारे पास हैं, कॉस्ट पर यूनिट का डाटा ये जी हमारे पास अवेलेबल है। तो 82350 ये रुपीज में आ गई जनाब, और इसको डिवाइड करेंगे हम 6200 यूनिट से, हमें कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल मिलेगी। कैलकुलेट करके देखिए क्या आ रही है जी ये कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल क्या आ रही है। वन 13282 वेरीफाई कीजिए ये कैलकुलेशन। जी 13282। और फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो जनाब ये फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 16762। फिक्स्ड ओवरहेड आपके हैं 16762 डिवाइडेड विद ओवरहेड मतलब कन्वर्जन के इक्विवेलेंट यूनिट 5880। ये कितना है जी? 2851। और वेरिएबल ओवरहेड, अब आप टोटल ओवरहेड में से फिक्स लेस कर दीजिए। टोटल ओवरहेड आपके आ रहे हैं जनाब ये 44217 000 माइनस 16762 000 डिवाइडेड विद 5880। एक काम कीजिए, इसको टोटल करके मुझे पहले एक फिगर वेरिएबल ओवरहेड की बता दीजिए। तो ये आती है शायद 27455 डिवाइडेड विद 5880। तो जनाब वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट क्या आई? 4669। किसी एक बच्चे ने डेसिमल में कॉस्ट लिख दी, तो भाई सवाल ध्यान से पढ़िए। सवाल में उसने लिखा हुआ है तमाम फिगर्स को नियरेस्ट रुपी में राउंड ऑफ कर दीजिए। अदरवाइज अगर ये ना लिखा होता तो हमने पढ़ा हुआ यूनिट कॉस्ट को हम 2 डेसिमल तक ले जाते हैं। लेकिन उसमें भी ख्याल कीजिएगा, जब इतनी बड़ी 13,000 रुपए की कॉस्ट है तो शायद डेसिमल लिखना विल नॉट मेक एनी सेंस। 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए कॉस्ट है ना, फिर 2 डेसिमल में आप जा सकते हैं। 13,000 रुपए, 4,000 रुपए, 3,000 रुपए कॉस्ट है तो डेसिमल में जाना मे नॉट बी वाइज। तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि आपके पास मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आ गई, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ गई। वेरिएबल ओवरहेड, सॉरी आई शुड नॉट कॉल इट वेरिएबल ओवरहेड, इसमें तो लेबर भी शामिल होगी। दिस इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, मटेरियल के अलावा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। ओवरहेड मैंने गलती से लिखा क्योंकि ये कन्वर्जन कॉस्ट है, कन्वर्जन में तो लेबर भी शामिल होती है। जी सैफ, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। करंट और टोटल प्रोडक्शन वाला पॉइंट रिपीट कर दें। करंट प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन वाला कौन सा पॉइंट रिपीट करना चाह रहे हैं बेटा? मैंने तो यहाँ पे कोई नई बात नहीं की, मैंने तो सिर्फ एक नई बात की है कि आपको जो कन्वर्जन कॉस्ट है इसको वेरिएबल और फिक्स्ड में ब्रेक करना है। और आप अगर
ये इसके बात कर रहे हैं तो मुझे फिर क्वेश्चन, मुझे परेशानी हो जाती कि बेटा आप सारी पीछे से क्लासें पढ़ते आ रहे हैं, जरा साहब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आप पिछली सारी क्लासें पढ़ते आ रहे हैं। तो बेटा ये आपको बताया गया है कि यहाँ पे आप फिनिश गुड्स को जो ट्रांसफर है वो लेते हैं, यहाँ पे आप ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लेते हैं, और फिनिश गुड्स को ट्रांसफर माइनस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आपकी करंट प्रोडक्शन होती है। इसमें क्या मैंने नई चीज की है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया जिसके बारे में आप मुझसे जानना चाह रहे हैं। या अपना सवाल एलैबोरेट कीजिए, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। बेटा करंट ये जो फिगर है टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस की फिगर हमें इससे पहले क्वेश्चन में गिवन होती थी। यहाँ पे हमें टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस की फिगर अवेलेबल नहीं है, तो टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस कैसे निकाले हैं? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये आपने कभी बचपन में ये इक्वेशन पढ़ी थी। जी फिदा, मुझे तो आपका क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन आपका चैट में शो नहीं हुआ? मुझे तो नजर आ रहा है आपका क्वेश्चन है जो आपने कंप्लेंट किया, ये तो मुझे नजर आ गई है। आपको शायद शो ना हो रहा हो, बट मुझे सवाल नजर आ रहे हैं। मुझे सारे बच्चों को क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो प्राइवेटली कमेंट कर रहे हैं, सो नो वन एल्स इज सीइंग। ये आपने भी मुझे जो प्राइवेटली कमेंट किए हैं, आपके बाकी बच्चों को नजर नहीं आते, सिर्फ मुझे नजर आ रहे हैं। तो कोई आपके जो साथी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आपको नजर नहीं आ रहे, वो मुझे नजर आ रहे हैं। When you are commenting privately, only the person to whom comment is addressed can view it. और फुरकान काका क्या हो गया यार, आखिरी सवाल कर रहे हैं हम प्रोसेस कॉस्टिंग का, और आपकी जो मुझे क्वेरी समझ नहीं आ रही। ये क्या लिखा हुआ है? परसेंटेज कंप्लीटेड इन करंट मंथ। तो ये आपने 60% जिसको आप परेशान हो रहे हो लेके, ये करंट मंथ में बनाई है आपने। बेटा थोड़ा सा जरा ना अलर्ट हो जाए, लगता है मुझे आप लोगों की नींद नहीं खुली अभी तक, थोड़ा जाग जाए जरा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहली दफा ये फाइफो के साथ आपको इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल बना रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चंस आप कर रहे हैं। मोहम्मद फुरकान साहब, बच्चों को क्वेश्चंस आपके शो नहीं हो रहे, दिस शुड नॉट बी योर वरी। बच्चों को क्वेश्चंस आर फ्रॉम मी, आई शुड बी वरीड, आई शुड बी लिसनिंग टू देम एंड आई शुड बी आंसरिंग देम। ठीक है, आपको शो नहीं हो रहे तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। जिस बच्चे का क्वेश्चन है मैं उसको जवाब दे रहा हूँ। पहले अगर ऑप्शन आ रही थी, अब नहीं आ रही, तो मे बी देयर मस्ट बी सम रीजन जिसकी वजह से ये ऑप्शन को डीएक्टिवेट किया गया है। अच्छा जी, कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास आ गया जी। ये हमारा पार्ट ए एड्रेस हो गया है। अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में हमसे पीएनएल मांगा गया है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत, मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत। ठीक है जी, तो लेट्स बिल्ड द पीएनएल फॉर्मेट फर्स्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत हम बनाते हैं, फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत बनाते हैं, और फिर हम इसके वर्किंग पे काम शुरू करेंगे। तो पहले फॉर्मेट की बात करते हैं जी। हम पार्ट बी में मार्जिनल कॉस्टिंग पीएनएल, हमारा पीएनएल जो दिखेगा यहाँ पे वो कुछ इस फॉर्मेट में आएगा। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे बनेगा? आप लेंगे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, आप लेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, इसमें आप लेंगे फिर वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर इसमें से आप लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, फिर इसमें से लेस करेंगे आप क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो यहां पे आपको मिलेगा वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल।
इसमें फिर आप ऐड करेंगे अदर वेरिएबल कॉस्ट, आपके पास आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। देन आप यहां पे लाएंगे जी कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे आप फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट में आपकी प्रोडक्शन की फिक्स्ड कॉस्ट है और नॉन प्रोडक्शन, या यहाँ पे उसने टर्म यूज की है ऑपरेटिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन और ऑपरेटिंग कॉस्ट की टर्म यूज की है। यहां से आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट। ये आपका मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत पीएनएल है, ठीक है जी, ये फॉर्मेट है मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत। अब इसी अंदाज में हम पीएनएल फॉर्मेट बना लेते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। ये फॉर्मेट आपके सामने आ गया जी मार्जिनल कॉस्टिंग का। इस पर हम डिस्कस करते हैं कि अगर कोई चीज़ हमें नहीं समझ आएगी तो हम उसको देख लेंगे। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का पीएनएल है। अब हम इसी के मुताबिक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पीएनएल भी हम बनाते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पीएनएल आपका होगा जनाब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पीएनएल, सबसे पहले सेल्स, फिर इसमें से लेस होनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स यहां पे आएगा जी, पहले आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, फिर आएगा आपका ओपनिंग फिनिश गुड्स, फिर आपकी आएगी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, इसमें से लेस करेंगे आप क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, लेस करेंगे आप क्लोजिंग फिनिश गुड्स। दिस शुड गिव यू कॉस्ट ऑफ सेल, देन सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट में से आप लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसमें वेरिएबल भी हैं और फिक्स्ड भी हैं, और आपको यहां पे मिलेगा नेट प्रॉफिट। अच्छा जी, पीएनएल का फॉर्मेट आपके पास मार्जिनल एब्जॉर्प्शन दोनों का मैंने फीड किया है। एक क्वेश्चन पूछा गया है मुझसे कि भाई ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड यहाँ पे क्या अराइज नहीं होगा, तो उस क्वेश्चन का जवाब बेटा थोड़ा सा अगर आप खुद सोचें तो खुद आएगा। ओवर अंडर एब्जॉर्ब कहाँ पे आता है? जहाँ पे आपको एब्जॉर्प्शन रेट गिवन हो। और एब्जॉर्प्शन रेट कहाँ पे आप निकाल सकते हैं? जहाँ पे आपको बजटेड कॉस्ट और बजटेड फिक्स कॉस्ट और बजटेड प्रोडक्शन दी जाए। तो जब यहां पे आपको बजटेड फिक्स कॉस्ट नहीं गिवन, तो आप क्या कर सकते हो? मैक्सिमम एक्चुअल फिक्स कॉस्ट बजटेड फिक्स कॉस्ट बराबर है। आपको बजटेड प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं है, तो एक्चुअल प्रोडक्शन बजटेड प्रोडक्शन के बराबर होगी। तो जब एक्चुअल प्रोडक्शन बजटेड प्रोडक्शन के बराबर है, एक्चुअल खर्चा बजटेड खर्चे के बराबर है, तो ओवर अंडर एब्जॉर्ब का डिफरेंस ही नहीं आएगा। ठीक है, ओवर अंडर एब्जॉर्ब का डिफरेंस यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना ओवर आपको एब्जॉर्प्शन रेट अवेलेबल है, ना आपको बजटेड डाटा अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपका जहन में सवाल आना ठीक है, लेकिन इस सवाल के साथ ही आपको खुद सोचना है कि ओवर अंडर एब्जॉर्ब कैसे आते हैं, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या वो इस क्वेश्चन में अवेलेबल है? तो आंसर इज नो। जब ओवर अंडर एब्जॉर्ब के इंग्रेडिएंट्स इस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, तो ओवर अंडर एब्जॉर्ब यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, फॉर्मेट हमारे पास आ गया जी। अब थोड़ा सा हम काम क्या करते हैं कि इन फॉर्मेट को पॉपुलेट करना शुरू करते हैं, इन द सेंस कि विदाउट एनी वर्किंग जो डाटा हमारे पास है ना, वो हम इसमें फीड करना शुरू करते हैं। हम मार्जिनल कॉस्टिंग पीएनएल में जाते हैं, सारी वैल्यूज हम रुपीज इन थाउजेंड में ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें रुपीज इन थाउजेंड में ही वैल्यूज यूज की गई हैं डिफरेंट डाटा में। तो हम इसी को लेके अब हम जो वैल्यूज हमें रेडीली अवेलेबल है वो डालते हैं। जैसे सेल्स की फिगर हमें अवेलेबल है, 5500 यूनिट्स बेचे हैं, 25,000 रुपए के हिसाब से बेचे हैं, तो रुपीज इन थाउजेंड में सेल्स फिगर 137,500। कॉस्ट ऑफ सेल्स
ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू अवेलेबल नहीं है, फिनिश गुड्स की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल नहीं है उस पर हम वर्किंग कर लेंगे, इनकी हम वर्किंग बनाएंगे, इनकी हम वर्किंग बनाएंगे, वहां से लेके आएंगे, वर्किंग बनाएंगे, वहां से लेके आएंगे। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ये तो अवेलेबल है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है, मटेरियल 82350 और वेरिएबल अदर प्रोडक्शन कॉस्ट 27455। ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट तो जो कीजिएगा, ये 27455 और ये 82350 ये मटेरियल की, ठीक है। तो ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है, जो अवेलेबल है हम फीड कर देंगे। इट इज 109805। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ये भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसकी भी हम वर्किंग करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम अगर करेंगे सम तो ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही होगी। इसके बाद हमें वेरिएबल अदर वेरिएबल कॉस्ट लेनी है। अदर वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में जो गिवन है वो है जी ये वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट अमाउंटेड टू 500 यूनिट्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट 500 पर यूनिट है एंड जनरली ऑपरेटिंग कॉस्ट आर बेस्ड ऑन यूनिट्स सोल्ड। तो हमारी जो वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी 5500 यूनिट्स इंटू ₹500 पर यूनिट, ये बनती है जी 2750। तो अभी हमारे पास ये फिगर्स हमारी आउटस्टैंडिंग है, 1 2 3 4। ये फिगर क्लियर होंगी तो हमें वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल मिलेगी, उसमें हम ये वेरिएबल अदर वेरिएबल कॉस्ट ऐड करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। देन हम कंट्रीब्यूशन ले पाएंगे, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, और कंट्रीब्यूशन में से हमें लेस करना है जनाब फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट एंड फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट तो जनाब ये है 16762 और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट हमें क्वेश्चन में वो भी गिवन है जी, वो ये है 7500 रुपीज इन 1000 में ले रहे हैं। ये लीजिए जी, हमने पीएनएल में रीजनेबली 8 नंबर का पीएनएल था, तो अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो जो हमें वैल्यूज रेडीली अवेलेबल थी सिर्फ वो वैल्यू फीड करके हमने कोई 2-3 नंबर तो स्कोर कर लिए हैं, फॉर्मेट दे दिया हमने, जो वैल्यूज अवेलेबल थी वो डाल के 2 से 3 नंबर तो हम 8 में से ले पाए हैं, कम से कम 2 से 3 नंबर, ठीक है। बाकी के लिए हमें वर्किंग करनी है, वर्किंग कौन सी है ये मैंने आपको मार्क की हुई है। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की वैल्यू, ओपनिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की वैल्यू, क्लोजिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू। तो ये जनाब हमारे पास वैल्यूएशन हम करेंगे इंशाअल्लाह जल्दी, लेकिन पहले मैं कहता हूं कि हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का डाटा भी इसी शेप में फीड कर लें, फिर हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पे चले जाएंगे जिसमें वर्किंग प्रोसेस और फिनिश को हम वैल्यू करेंगे। अच्छा जी, इसका पीएनएल बनाते हैं तो इसका पीएनएल भी उसी तरह हम रुपीज इन 1000 में ही लेकर चलते हैं जी। ये भी रुपीज इन 1000 में सेल्स, तो इसकी भी वही आएगी 137,500, नो डिफरेंस। रेवेन्यू तो रेवेन्यू। जी फरूख साहब आप कह रहे हैं 7500 तो वेरिएबल कॉस्ट है बेटा, लेट्स रीड इट अगेन। Whereas fixed operating cost for the year was 7.5 million। कहां पे लिखा हुआ भाई, कहां से पढ़ा आपने ये वेरिएबल कॉस्ट है? ये देखते हैं कितनी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं आप लोग, तो फिर एग्जाम से बाहर आके कहते हैं ये पेपर तो बड़ा अच्छा किया था, पता नहीं फेल कैसे हो गए। तो बेटा जब इस तरह सवाल पढ़ोगे और इस तरह की ट्रीटमेंट्स करके आओगे तो खुदा ना खास्ता एग्जामिनर कैसे आपको पास कर सकता है। तो बार बार मैं आपको एम्फसाइज कर रहा हूँ, क्वेश्चन रीडिंग की हैबिट, कम से कम इस तरह की गलतियों से आपको पता लगना चाहिए कि आपने क्वेश्चन जब सही तरह नहीं पढ़ा होता तो कैसे कैसी गलतियां होती हैं आपसे, ब्लेटेंट मिस्टेक्स होती हैं आपसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रीडिंग पे आपका बिलीफ और स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा जी, अब हम कॉस्ट ऑफ सेल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे भी वही इशू है, वर्किंग प्रोसेस, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की वैल्यू में नहीं पता, लेकिन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हमें पता है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी ये आ रही है जी 82,350 प्लस 44,217, 82,250, 82,350
प्लस 44217 का सम है 126567। क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, अगेन वर्किंग, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करेंगे, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और फिर इसमें से वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट 5500 इंटू 500, हमने इसकी वैल्यू पिछले पार्ट में कैलकुलेट की थी 2750, और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 7500, यहां से हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी हमारा 7 नंबर का ये पार्ट है, तो 7 में से 2-3 नंबर हमने यहाँ पे भी ले लिए हैं। अब हमें वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करनी है, तो उसके बाद हमारा P&L कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, ठीक है। हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं। मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए वर्किंग 1 मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए करता हूं, और वर्किंग 2 एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए करता हूं। वर्किंग 1 कॉस्ट पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या होने वाली है। तो भाई यू शुड नो FIFO मेथड पर चल रहे हैं, तो जो हमने कॉस्ट पर यूनिट निकाली है वर्किंग 1 हम मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत कर रहे हैं ना, और फिनिश गुड्स अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत तो कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है। तो जनाब ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ रही है, मटेरियल 13282 एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट 4669। (13282) प्लस 4669, ये हमारे पास जनाब मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स आ गई। ये बनी आपके पास टोटल कितना बना 17951 रुपीस है। ये मार्जिनल कॉस्ट फिनिश गुड्स की आ गई। अब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो कितने हैं जी फिनिश गुड्स में हमारे पास यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में 900 यूनिट्स हैं। 900 यूनिट्स इंटू ₹17951, या रुपीज इन 1000 में आप मुझे फिगर बोल दें क्या आ रही है। 17951 इंटू 900, इट इज 16156 ये रुपीज इन 1000 में है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 16156, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 16156, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस होना है। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस भी हम ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उसके लिए हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स में जाना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस में 800 यूनिट्स मटेरियल के हैं, 320 कन्वर्जन के हैं। तो जो कीजिएगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, 800 यूनिट्स मटेरियल के हैं 13282 पे, और 320 यूनिट्स कन्वर्जन के हैं। 320 इंटू वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट हम लेंगे 4669। तो यहां से बोलिए अगेन रुपीज इन 1000 में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है जी, कि इक्विवेलेंट यूनिट्स के हिसाब से आपने वैल्यू किया है 12120 रुपीज इन 1000 में ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आ गई है। ये कोई स्टूडेंट कह रहा है जी 16156 की फिगर ठीक नहीं है।
ये फिगर इन दो को मल्टीप्लाई करके जो 16156 आई, कोई कह रहा है ये ठीक नहीं है, आई डिसएग्री, ये वैल्यू ठीक है। बेटा आप रिकैलकुलेट कीजिए, इट्स वेरी सिंपल कैलकुलेशन। अब ये दो वैल्यूज को ज़रब देने में आप गड़बड़ कर रहे हैं तो बेटा ये मुनासिब बात नहीं होती। जी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस भी आ गया 12120, 12120। अब आप ओपनिंग स्टॉक में बाद में जाते हैं। अब आप यहां पे आ जाइए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वर्किंग टू हम बनाते हैं, हम वर्किंग टू बनाते हैं। नहीं बेटा, राउंडिंग ऑफ का इशू नहीं है मिसबा, मसला 2000 का डाल रहे हैं हम, 2 मिलियन का मसला डाल रहे हैं, जो भी है लीव इट। अच्छा जी, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस होगा पता होना चाहिए, 156 का 158 हो जाएगा या 154 हो जाएगा, इससे ज्यादा राउंडिंग ऑफ डिफरेंस यूजुअली नहीं आता। ये 16000 की जगह 18000 आ जाए, ये राउंडिंग ऑफ नहीं होता। वर्किंग टू में जाते हैं जी। अब हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है, तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो जनाब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी? मटेरियल 13282 प्लस वेरिएबल 4669 प्लस फिक्स्ड 2851। ये जमा आपकी वैल्यूज आ रही है। कितनी आ रही है वैल्यू? ये रुपीज में वैल्यू है। इन तीनों का सम करेंगे, इट इज 20802। ये आपके पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट पर यूनिट आई। अब यहां से आप बना लीजिए जी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यूनिट्स हैं जी 900 इंटू 2802। तो अगेन रुपीज इन 1000 में बता दीजिए यहां से क्या वैल्यू आती है आपकी क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू रुपीज इन 1000 में फिनिश गुड्स 18722। ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई 18722। इसको फीड कर देते हैं ऊपर यहां पे जाके, ये फिनिश गुड्स है 18722। अब क्लोजिंग स्टॉक के वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू है, वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बिल्कुल यही अंदाज जो हमने यहाँ पे यूज किया था मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए, उसी अंदाज में वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस। तो इसमें 800 यूनिट्स का मटेरियल है 13282 प्लस 320 यूनिट की कन्वर्जन है, लेकिन कन्वर्जन वेरिएबल भी लेनी है और फिक्स भी लेनी है। दीजिए जी, यहां से बनाइए वैल्यू आपकी वर्किंग प्रोसेस की क्या आ रही है। यहां पे मैंने वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स और वेरिएबल इकट्ठी करके उसको 320 से मल्टीप्लाई किया। तो जनाब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहां पे क्या आई? $13032। ये भी रुपीज इन 1000 में 13032। ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, उसकी वैल्यू आ गई अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 13032। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? 13032। अब हमें ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन लेनी है, तो हमारा पीएनएल कंप्लीट हो जाएगा। हम ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू यहां पे जनाब ये वर्किंग 3 इसके लिए कर लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, और वर्किंग 4 हम कर लेते हैं ओपनिंग स्टॉक अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए। अच्छा जी, ये हम वर्किंग 1 और 2 जो कर चुके हैं, इसको एक बार फिर जरा एब्जॉर्ब कर लीजिए। इसमें कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लीजिए। ये वर्किंग 1 एंड 2 आपके सामने है, जिसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किया है।
या हमने क्लोजिंग स्टॉक लिया है मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत, यहाँ पे हमने क्लोजिंग स्टॉक लिया है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत। ठीक हो गया। तो इसमें हमने फिनिश गुड्स भी ली हैं, वर्क इन प्रोसेस भी ली हैं, फिनिश गुड्स भी लिए हैं, वर्क इन प्रोसेस भी लिए हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमने वैल्यू किया वर्किंग 1 और 2 में। एनी क्वेश्चन, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछिए। एक बार फिर इस वर्किंग को ऑब्जॉर्व कर लीजिए। कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आई, कोई पीछे से आपने कोई पेज से कोई वर्किंग देखनी है, ऊपर जो व्हाइट बोर्ड पे हमने काम किया हुआ है, तो मेरी गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, पूछ लीजिए, क्योंकि अब हम आखिरी वर्किंग की तरफ मूव करने लगे हैं, ओपनिंग स्टॉक। अच्छा जी, अब जो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन है उसके लिए ये पॉइंट रेलेवेंट है जी, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसकी इंप्लीकेशन क्या होगी। उसने हमें कहा है कि जनवरी के 1 जनवरी से आपके मटेरियल कॉस्ट में 5% का इजाफा आया और कन्वर्जन कॉस्ट में 10% का इजाफा आया है 1 जनवरी 18 से। और हम 31 दिसंबर 18 की कॉस्ट कैलकुलेट किए बैठे हैं। अब तवज्जो कीजिएगा, ये हमने जो कॉस्ट कैलकुलेट की हुई है ना, ये 31 दिसंबर 2018 की कॉस्ट है। हमें उसने कहा है ये कॉस्ट 2017 के मुकाबले में 5% ज्यादा है और ये कॉस्ट 2017 के मुकाबले में 10% ज्यादा है। 10% ज्यादा है तो हमारा ओपनिंग स्टॉक तो 2017 की कॉस्ट पे वैल्यू होना है ना, तो हमारा ओपनिंग स्टॉक 2017 की कॉस्ट पे वैल्यू होना है। अब जरा आ जाइए वर्किंग पे। हम वर्किंग 3 करना चाह रहे हैं जिसमें हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को वैल्यू करेंगे। तो जो कीजिएगा, फिनिश गुड्स की कॉस्ट 2018 की हमारी क्या है ये, तो हमें तो 2017 की कॉस्ट चाहिए, तो 2017 की कॉस्ट क्या होगी, तो जो से देखिएगा 13282 डिवाइडेड विद 105 इंटू 100, ये 2017 की मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है और 2017 की वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट 4669 बटा 110 इंटू 100, ये 2017 की वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट है। ये टोटल वेरिएबल आपकी कॉस्ट आ गई, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई 2017 की। और इसको क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स जो ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास आ रहे हैं 600, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक आ गई, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। बल्कि काम कीजिए, एक स्टेप और परफॉर्म कर लीजिए, ये वैल्यू जरा कैलकुलेट कर लीजिए। मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है, क्योंकि यहाँ हमें वर्किंग प्रोसेस में भी जरूरत पड़ने वाली है। मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट यहां से क्या आ रही है, इट इज 12650। कन्वर्जन की कॉस्ट यहां से आ रही है जी, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट 4245, और इनको सम करेंगे 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर बताइए इन्वेंट्री की वैल्यू ₹1000 में क्या आ रही है। इन्वेंट्री की वैल्यू हमारे पास आ रही है जी इन्वेंट्री की वैल्यू बोलिएगा, ये फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री हम मेजर कर रहे हैं, 600 से मल्टीप्लाई कीजिए, ₹1000 में बोल दीजिए क्या है, 10137। वेल डन, 10137 ₹1000 में है ये फिगर हमारे पास। ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमारे पास आ गया। इस कैलकुलेशन को देख लीजिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स पे कोई दिक्कत?
अच्छा जी, अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को वैल्यू करना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस। जरा तवज्जो कीजिएगा, सवाल पे आइएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू। ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास 400 यूनिट्स हैं जो 100% कंप्लीट फॉर मटेरियल एंड 60% कंप्लीट फॉर कन्वर्जन। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक में 400 मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं और 240 कन्वर्जन के इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं। तो 12650 इंटू 400 मटेरियल के यूनिट्स प्लस 4245 इंटू 400 का 60%, ये कन्वर्जन के यूनिट्स हैं। तो यहां से वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू बताइए क्या आ रही है रुपीज इन थाउजेंड में, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू 6079। तसल्ली से कैलकुलेशन को फॉलो कीजिएगा। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में 400 यूनिट्स थे जो कि 100% कंप्लीट थे मटेरियल के लिहाज से, लेकिन 60% कंप्लीट थे कन्वर्जन के लिहाज से। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमारी क्या होगी? 6079। जनाब, इन दो वैल्यूज को हम अब P&L में एक्सटेंड करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में ये ओपनिंग स्टॉक आ गया जी, एक 6079 है और एक 10137। लीजिए जी, मार्जिनल कॉस्टिंग का P&L हमारा कंप्लीट है। जरा कंप्लीट करके बता ही दीजिए। इसके यहाँ पे वेरिएट इन कॉस्ट का सम क्या आता है जी? इन 6 फिगर्स का सम ख्याल कीजिएगा, 3 ऊपर पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव। इनका सम क्या आ रहा है जी? P&L कंप्लीट करते हैं फिर आगे चलते हैं। 97745। इसमें अदर कॉस्ट ऐड करें, अदर कॉस्ट ऐड करें तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। ये हमारी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल्स है। अदर कॉस्ट ऐड करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी 100,495। बिल्कुल ठीक हो गया। अब सेल्स में से, ये सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा 37,005 और इसमें से ये फिक्स कॉस्ट दो जो हमारी आ रही है इनको लेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 12743। लीजिए जी, हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का P&L रेडी हो गया। अच्छा जी, अब हमारी जो वर्किंग रह गई है वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इन्वेंट्री वैल्यूएशन अंडर ओपनिंग स्टॉक की। ठीक है जी, तो वर्किंग 4 हमने इसके लिए बनानी थी। सेम वही पैटर्न हम यूज करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है जी, मटेरियल की कॉस्ट तो 12650 ही रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट 4245 ही रहेगी, फिक्स कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फिक्स कॉस्ट यहां पे बनेगी जी, करंट पीरियड की फिक्स कॉस्ट कितनी थी जी? यहां पे कहीं पे आ रही है ये 2851। तो इसको भी हम, ये भी 10% बढ़ी हुई है 2851, इसको 110 into 100 करेंगे तो ये वैल्यू भी आ जाएगी। तो कितनी आती है जी ये वैल्यू? 12650 प्लस 4245 प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी बनी? 2592। ठीक हो गया जी, ये आपके पास टोटल कॉस्ट बन गई और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स से। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमारे पास जो अवेलेबल था दैट वाज 600 यूनिट्स। 600 से मल्टीप्लाई करना है जी जनाब, 600 से मल्टीप्लाई करें और वैल्यू इसकी बताइए रुपीज इन थाउजेंड में क्या है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू क्या आ रही है? वन 1692। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया।
अब इसी अंदाज में हम इसकी वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू भी ले लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, हमारे पास वर्क इन प्रोसेस में 12,650 रुपए के हिसाब से 400 यूनिट्स मटेरियल के हो गए, प्लस कन्वर्जन कॉस्ट हमारी 4245 है, प्लस 2592 ये कॉस्ट है, और यूनिट्स हमारे हैं 400 इंटू 60%, ये हमारे इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं कन्वर्जन के। लीजिए जी, यहां से अब आप कॉस्ट ले सकते हैं वर्क इन प्रोसेस की। तो जो कीजिएगा, ये वर्क इन प्रोसेस है मटेरियल के यूनिट्स मल्टीप्लाइड विद मटेरियल की कॉस्ट, ये कन्वर्जन के यूनिट्स मल्टीप्लाइड विद कन्वर्जन की कॉस्ट। अब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ वैल्यू कर रहे हैं, तो इसमें कन्वर्जन कॉस्ट में हमने फिक्स और वेरिएबल दोनों ऐड कर दिए। तो कितनी कॉस्ट आएगी यहां से? सिक्स 701, बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये हमारे पास कॉस्ट आ गई। तो एक फिनिश गुड्स की कॉस्ट आ गई 11,692 और एक वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट आ गई 6,701। एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई इक्वेशन कुछ समझ नहीं आई, पूछिए। ये जी हमारा ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पीएनएल भी तैयार है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, इन फिगर्स का टोटल बताइए। कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा 113,246। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 24,294, और ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस करें, नेट प्रॉफिट आएगा 14,044। लीजिए जी, वी आर डन विद द क्वेश्चन। मैंने इसकी जो कैलकुलेशन है वैल्यूएशन की, मैंने थोड़ी सी उसको आप कह सकते हैं कि एक लेमैन अंदाज में आपको समझाने के लिए प्रेजेंट की है। आपकी जो एग्जाम में जो फॉर्मेट, आंसर में जो फॉर्मेट यूज किया गया है वो टेबुलर शेप में है। तो बात का अगर कॉन्सेप्ट आपके पास है तो उसको टेबुलर शेप में प्रेजेंट करना आसान हो जाता है आपके लिए, उसको मैनेज कर पाते हैं। लेकिन ना भी समझ आए तो जिस तरह मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, आप उस तरह भी तमाम वैल्यूज निकाल के चल सकते हैं। जनाब, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। और मैंने जैसे कहा कि ये एग्जामिनर का कुछ एक फेवरेट मेथड सा बनता जा रहा है ओवर द पीरियड, जिसमें वो प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ कोई ना कोई टॉपिक मिला देता है। प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ यहाँ पे उसने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को मिक्स किया। प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ आगे हमने चल के एक और चैप्टर पढ़ना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, वो भी एग्जामिनर अक्सर मिक्स करता है। तो जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ेंगे, वेरिएंसेस का चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसके सवाल भी करेंगे कि प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या वेरिएंसेस आते हैं तो उनको कैसे हम हल करते हैं, उन सवालों को भी हम देखेंगे। तो जनाब, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछिए। जी, कोई चीज, कोई कैलकुलेशन आप इस वक्त रिव्यू करना चाहते हैं, यू वांट मी टू मेक इट विजिबल फॉर यू, तो आप बात कर सकते हैं। ये वर्किंग 1 और 2 आपके सामने है, और ये वर्किंग 3 और 4 है जिनको हमने रेफर किया और यूज किया। जी नुमान, दैट डिपेंड्स कि हमारे पास टाइम कितना बचता है। अभी तो हमारे 20 मिनट है, तो
वी कैन डिपेंड के टाइम हमारा पास कितना बचता है। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 4 में बेटा आप कह रहे हैं इसको एक्सप्लेन कर दें। तो वर्किंग नंबर 4 हमने बनाई किस चीज के लिए, पहले ये समझ लीजिए। वर्किंग नंबर 4 है हमारी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपको मटेरियल भी लेना है, वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट भी लेनी है और फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट भी लेनी है, लेकिन पिछले साल की। तो ये हमने पिछले साल की मटेरियल कॉस्ट हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट की हुई है, पिछले साल की वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट हमने ये कैलकुलेट की हुई थी, और पिछले साल के फिक्स की कन्वर्जन कॉस्ट हमने ये कैलकुलेट कर ली। तो ये इन तीनों कंपोनेंट का सम आपकी पिछले साल की टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट बनती है, और ओपनिंग स्टॉक में आपके पास 600 यूनिट्स फिनिश गुड्स के पड़े हुए हैं, तो यहां से आपको वैल्यू मिल गई। और वर्किंग प्रोसेस में 400 यूनिट्स आपके पास इक्विवेलेंट यूनिट्स मटेरियल के हैं और 240 इक्विवेलेंट यूनिट्स आपके पास कन्वर्जन के हैं। और यहाँ पे अगेन हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो आप फुल कन्वर्जन कॉस्ट लेते हैं। फुल कन्वर्जन कॉस्ट 240 यूनिट्स पे लगी और मटेरियल कॉस्ट 400 यूनिट्स पे लगी। इन दोनों को सम करें तो वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू 6701। बेटा इस क्वेश्चन जैसा जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ पीएनएल। स्प्रिंग 20 का क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपको मैंने होम असाइनमेंट में दिया है। स्प्रिंग 20 का क्वेश्चन 5 ये आपका ऑटम 19 है, इसकी अगली अटेम्प्ट में ही स्प्रिंग 20 में आपको दोबारा क्वेश्चन आया। अच्छा ये चीज ना मैं बता दूं कि एग्जामिनर को पता लगे ना कि बच्चे किसी एरिया में पूरा परफॉर्म कर रहे हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। नहीं हेमन बेटा ये बुक में नहीं है, बुक में हमारे पास ऑटम 19 तक के क्वेश्चन अवेलेबल हैं, 20 के इसमें पेपर अवेलेबल नहीं है। तो 20 के स्प्रिंग का भी और ऑटम का भी दोनों आपको वो वेबसाइट से डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो आई कमिंग टू द माय पॉइंट कि मैंने आपको बताया हुआ है कि एग्जामिनर जब किसी टॉपिक में ये ऑब्जर्व करता है कि स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग बैड, वो टॉपिक जितना मर्जी इंपॉर्टेंट हो या अनइंपॉर्टेंट हो, एग्जामिनर 99% चांसेस है कि वो टॉपिक रिपीट कर देगा। इसीलिए आपको कहा हुआ है कि आप एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ा कीजिए। एग्जामिनर कमेंट्स से आपको पता लगता है कि रीसेंट अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स ने किन टॉपिक्स में पुअर परफॉर्म किया, अलॉन्ग विद मेनी अदर बेनिफिट्स जो आपको होते हैं। आपको ये फायदा भी होता है कि आपको रीसेंट अटेम्प्ट में बच्चों ने किस टॉपिक में बुरा परफॉर्म किया, जिसमें बुरा परफॉर्म किया उसमें दोबारा उस टॉपिक के अपीयर होने के चांसेस होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमने किया है ये ऑटम 19 में आया, एंड सपोजिटली स्टूडेंट मस्ट हैव परफॉर्म पुअरली इन दिस एरिया। इसीलिए सिमिलर एग्जैक्टली सेम नहीं, सिमिलर क्वेश्चन एग्जामिनर ने अगली टाइम में दिया, जिसमें उसने आपसे पीएनएल बनाने को दोबारा कहा, लेकिन उसने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, प्रोडक्ट वाइज पीएनएल कह दिया, तो दैट डज नॉट मैटर। ठीक है, ये मिसबा कह रही है कि जी टीएस से कहें ग्रुप में शेयर कर दे। तो बेटा मुझे लगता है कि अगर आप जाके देखेंगे गूगल क्लासरूम में, तो शायद वहां पे ऑलरेडी पास पेपर शेयर हुए हैं, तो शायद वहां पे आपको ये लेटेस्ट पास पेपर मिल जाएंगे। मुझे ख्याल नहीं रहा, मैं आपसे अगर यहाँ पे बात करें, हमारे पास गूगल क्लासरूम किधर आ रहा है, ये गूगल क्लासरूम है, इसमें देख लेते हैं, अभी हमें मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका बैच नंबर 1 है जिसमें आप पढ़ रहे हैं, क्लास वर्क में जाएंगे जहाँ पे डाटा पड़ा होता है, तो यहाँ पे आपके पास ये पास पेपर्स हैं, पास पेपर एनालिसिस है, क्वेश्चन बैंक, स्टडी बैंक, पास पेपर्स, नहीं क्वेश्चन बैंक है, पास पेपर्स कहाँ पे हैं, पास पेपर्स इसमें एनालिसिस है, पास्ट पेपर नहीं है। यू आर राइट। तो मुबीन इफ यू आर लिसनिंग काइंडली पास्ट पेपर यहाँ पे रिसेंट 2 अटेम्प्ट्स जो हैं 2020 की, वो काइंडली यहाँ पे क्वेश्चंस एंड आंसर अपलोड कर दीजिएगा अगर अवेलेबल। आंसर वैसे ऑटम 20 का तो आंसर अभी नहीं आए, बट स्प्रिंग 20 के आंसर्स भी अवेलेबल हैं, तो स्प्रिंग वो काइंडली मुबीन अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मुबीन। अच्छा जी जनाब, एनी क्वेश्चन? अब कोई सवाल है तो पूछिए। यहाँ पे अब हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, कोई सवाल है तो पूछिए।
अच्छा जी, क्लास के शुरू में एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, किसी बच्चे ने अबाबील फूड्स के बारे में, ऑटम 14 का क्वेश्चन था। तो अब हमारे पास जो टाइम है हम उस पर जरा बात करते हैं। यस, उर्फा ने पूछा था, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, और उन्होंने वैसे अगर किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो यू मस्ट अटेम्प्ट इट, इट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं नॉर्मली अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 14 पिक ना किया होता तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करता, लेकिन चूंकि सारी बात हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, वी हैव टू मेक अ चॉइस कि हम हर क्वेश्चन को टच नहीं कर सकते, इसलिए कुछ क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दे दिए जाते हैं जो हम प्रॉब्लम बेस्ड हल कर लेंगे, और बाकी आपको क्लास में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आई हैड चॉइस टू मेक, मैं अबाबील का क्वेश्चन करूं या ये करूं, तो ये चूंकि नया ट्रेंड आया था तो मैंने इसको देखा, अबाबील में सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी थी इसलिए मैंने उसको टच किया। अच्छा जी, फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आप जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया इसमें नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन की गया है, तो जनाब उसके लिए पहले नॉर्मल लॉस की हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में दी किया गई है, फिर उसके बाद इस पर डिस्कशन हम करते हैं। अबाबील फूड में मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ नॉर्मल लॉस पे फोकस करूंगा। उसने हमें कहा है कि भाई नॉर्मल लॉस टोटल 5% होता है, जिसमें से 2% वेट लॉस है जो कि कुकिंग एवेपोरेशन से आएगा, और 3% रिजेक्शन है नगेट्स की। दो तरह का लॉस है, एक वेट लॉस है जो कि कुकिंग से एवेपोरेट होगा, चिकन उससे आना है, और 3% आपका रिजेक्शन से लॉस आएगा, क्वालिटी आपकी मेयार पे नहीं होगी। तो अकॉर्डिंगली हमें नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन दोनों दो टुकड़ों में करनी पड़ेगी। और एक और चीज यहां पे ध्यान में रखिए, इंस्पेक्शन इज कैरिड आउट व्हेन द प्रोसेस इन द कुकिंग डिपार्टमेंट इज 80% कंप्लीट। मतलब लॉस आपका इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे निकलेगा, ठीक है। उसने यहां पे बेशक लिखा है 5% ऑफ इनपुट, लेकिन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्लियरली कर दिया था, जब इंस्पेक्शन स्टेज का जिक्र आ जाएगा तो इनपुट का मतलब लिया जाता है इंस्पेक्टेड यूनिट्स, ठीक है। तो अब यहां पे तवज्जो कीजिएगा, 80% इंस्पेक्शन स्टेज है, 30,000 हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है जो कि 50% कंप्लीट थी, 420 हमने यूनिट्स ऐड किए हैं, और 65,000 हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है जो कि 65% कंप्लीट है। तो हमारे यूनिट्स इंस्पेक्टेड जो है वो 30,000 ओपनिंग स्टॉक का इंस्पेक्ट हुआ, लेकिन 420,000 सारा इंस्पेक्ट नहीं हुआ, 65,000 हमारा पीछे रह गया है, ठीक है। तो ये हमारे यूनिट्स इंस्पेक्टेड यहां से कुछ इस तरह निकलते हैं कि 450 माइनस 65 करें तो 385,000, ये हमारे यूनिट्स इंस्पेक्टेड यहां से निकल रहे हैं, ठीक हो गया। अब उसने कहा जी इसका 2% वेट लॉस आना चाहिए, इसका 3% रिजेक्शन लॉस आना चाहिए। तो इसका 2% आपका जो वेट लॉस आता है वो है आपका 2% वेट लॉस 7,700 आ रहा है, और 3% रिजेक्शन लॉस इसका जो आ रहा है वो 11,550 kg है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल लॉस आ गया। दो तरह के आपके चूंकि लॉसेस हैं तो उनको दोनों को अलग अलग आपने कैलकुलेट किया इंस्पेक्टेड यूनिट्स पे। अच्छा जी, ये तो बात होगी कि आपका नॉर्मल लॉस क्या है। अब आप देखते हैं आपका एक्चुअल लॉस क्या आया। ये नॉर्मल एवेपोरेशन लॉस है, ये नॉर्मल रिजेक्शन लॉस है। इसको आप कंपेयर करते हैं एक्चुअल एवेपोरेशन लॉस से, इसको आप कंपेयर करेंगे एक्चुअल रिजेक्शन लॉस से, तो वहां से अब नॉर्मल लॉस की फिगर आती है। मैं इसको आपको आंसर पे ले जाता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं उसने एनालिसिस किया हुआ है लॉस का। ये जो एनालिसिस आप देखिएगा, एनालिसिस में उसने कहा है कि आपने 30,000 ओपनिंग स्टॉक था, 30,000 इनपुट डाला, 4,50,000 हो गया। इसमें से फिनिश गुड्स में आपने भेज दिया 362, ये क्वेश्चन में हमें अवेलेबल है। फिनिश गुड में 362 भेजा, और 65,000 क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। इसका मतलब टोटल लॉस हमारा हुआ है 23,000 का। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है कि टोटल इनपुट कितनी है और आउटपुट प्लस इन प्रोसेस लेस कर दो तो टोटल लॉस 23,000 का हुआ। फिर हमें वेट लॉस की फिगर भी उसने बताई भी है, वो आप क्वेश्चन में अगर देखें तो उसने वेट लॉस की फिगर उसने बताई भी। वो कहता है ये आपका जो वेट आफ्टर कुकिंग है, ये आपने इनपुट किया है, और वेट आफ्टर कुकिंग वो कह रहे हैं जी 4,40,000 रहा। उसने बताया हुआ कि 10,000 आपका वेपोरेशन में गया, तो टोटल लॉस 23,000 का हुआ था, 10,000 वेपोरेशन में गया, तो रिजेक्शन कितना हुआ 13,000।
अब आप देख सकते हो टोटल इवेपोरेशन लॉस 10,000 का, नॉर्मल 7,700 था, तो अब नॉर्मल कितना हुआ 2300। टोटल रिजेक्शन लॉस 13,000, नॉर्मल लॉस 11,550 था, तो अब नॉर्मल कितना हुआ 1450। यहां से नॉर्मल लॉस की और अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन सेग्रीगेट होगी। तो ये थोड़ा सा आपके लिए मैथमेटिकली उसने जरा ट्रिकी क्वेश्चन बनाया हुआ था, तो यू ऑल मस्ट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। जी, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? बेटा आप जिसने ये सवाल किया था, जिस बच्चे ने, उसको ये क्लियर हो गया जी? इसमें कोई इशू अगर है तो मुझसे पूछिए। जी, एनी अदर क्वेश्चन? एक और बच्ची ने सवाल पूछा हुआ है, वो सवाल क्या है? क्वेश्चन एमन ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैं इस क्वेश्चन का जो पूछा, मैं इशू मैं समझ गया हूँ, जानना चाह रही है। मैंने प्रोसेस 2 में जब एडिड मटेरियल आता है, तो प्रोसेस 2 में एडिड मटेरियल की क्वांटिटी को कब आपने प्रोसेस अकाउंट में क्वांटिटी में लेना है, और एडिड मटेरियल की क्वांटिटी को कब आपने प्रोसेस 2 के क्वांटिटीज कॉलम में नहीं लेना। मेरा ख्याल है ये शायद क्वेश्चन एमन करना चाह रही हैं। तो लेट मी एलैबोरेट। एमन कंफर्म कर दिए, इज दिस द क्वेश्चन जो आप पूछ रही हैं? ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब आपने जो क्वेश्चन पूछा उसको मैं प्रोसेस अकाउंट से इलैबोरेट कर देता हूं। सपोज हम प्रोसेस 2 की बात कर रहे हैं, इसमें हमारे पास प्रोसेस 1 से यू वैल्यूज आई। फॉर एग्जांपल हमें लिखा हुआ है 1000 यूनिट्स, और सपोज ये 1,00,000 रुपए के हैं। फिर हमें बताया गया है कि मटेरियल प्रोसेस 2 में ऐड हुआ है, और वो है 500 केजी। तो अब यहाँ पे तवज्जो की बात जो आपने करनी है कि भाई यहाँ से जो पीछे से आ रहे हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, वो यूनिट्स हैं, और यहाँ पे ऐड हो रही मटेरियल केजीज में। तो यूनिट्स में हम केजीज ऐड नहीं कर सकते, ये यहाँ पे क्वांटिटी कॉलम में एक्सटेंड नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पे भी केजीज ही होता कि 1000 केजी प्रोसेस 1 से आए हैं और 500 केजी प्रोसेस 2 में ऐड हो रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे 500 ऐड कर देते। तो अगर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आपके मैच करते हैं तो आप क्वांटिटी कॉलम में एक्सटेंड कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। लेकिन अगर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट हैं, पीछे से यूनिट्स में मेजरमेंट आ रही है और आगे केजीज आ गए हैं, तो फिर आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। वो केजीज केजीज हैं, लीटर लीटर है, यूनिट्स लीटर है, यूनिट्स केजीज है। रूल इज वेरी सिंपल। अगर मेजरमेंट सेम यूनिट्स में की जा रही है, केजीज वर्सेस केजीज है, तो ऐड कर दें। लेकिन एक जगह यूनिट्स है, एक जगह केजीज है, तो फिर ऐड आप नहीं कर सकते। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई पॉइंट रह गया है, कोई इशू अगर है तो पूछिए। मुबीन, आप माइक बेशक ऑन कर दीजिए। वी आर डन विद द टोटल चैप्टर डिस्कशन। तो कोई बच्चा अगर कोई वर्बली भी सवाल करना चाहता है तो कर सकता है। जी, अब जिस बच्चे को क्वेश्चन करना है वो अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकता है।